हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन सा बैच, जहां पर बच्चों हम लोग स्टडी कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री। सही है, कई सारे लेसन बच्चों हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट लास्ट के कुछ लेसन हमारे हुए बचे हुए बच्चों, उन्हीं को कंप्लीट करने की तैयारी शुरू है। सही बात है, ठीक है। सो हम लोगों ने शुरू किया हुआ एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, बहुत सारे लेक्चर्स भी इसके ऊपर बन चुके हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सही है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है इस चैप्टर में कि सर कैसे पढ़े, क्या पढ़े, नॉमेनक्लेचर इतना डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, डिफरेंट नहीं डिफिकल्ट है, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कैसे पढ़े, कैसे समझे, किन सारी चीजों को आपको स्टडी करना है, तो यही सारी बातें बच्चों इन लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं लेक्चर नंबर 1 से आप लोग को इन सारे पूरे के पूरे लेसन के कंसेप्ट समझा रहा हूं। देखो, लेसन डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप लेसन को समझोगे तो लेसन बहुत आसान है, पर लेसन रटने वाला नहीं है। जो बच्चा इस लेसन को रटेगा ना, उसको ये लेसन बहुत हार्ड जाएगा। मेरी एक बात लिख के ले लो कि जो बच्चा इस लेसन को रटेगा कि चलो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, कंपाउंड ऐसे, नहीं याद होगा। पर जो बच्चा समझ के ले लेगा ना एक बार, ठीक है, जो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर है, ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, तो ये सारी चीजें जिन बच्चों को समझ में आ गई, वो बच्चा आग लगा देगा इस वाले चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर सब कुछ अंडरस्टैंडिंग का ही चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग का ही खेल है। अब लास्ट के कुछ 2 लेक्चर्स में मैंने बच्चों IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में बात की। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर से देखना। उन दोनों लेक्चर्स के अंदर मैंने बहुत सारे रूल्स बताए हैं। जब आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करोगे, एग्जाम में सॉल्व करोगे, एग्जाम में फिक्स आएगा, 100% क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा इस लेसन से IUPAC नॉमेनक्लेचर का, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। ऐसा डिफिकल्ट है नहीं, पर डिफिकल्ट बच्चों को लगता है। सही है, तो वैसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसीलिए लास्ट की क्लास जरूर से लगाना, जो मैंने लास्ट वाले क्लास बनाई थी। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, वो है EAN रूल, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका रूल क्या कहता है, किस प्रकार से आप अलग अलग कंपाउंड्स के इफेक्टिव EAN नंबर निकालोगे। EAN रूल मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप कैसे फाइंड करोगे। सही है, तो उसकी बातें हम लोग करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। और तो और बच्चों हम लोग बात करेंगे आइसोमर्स के बारे में, कि यार आइसोमर क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर क्या होता है, फिर स्टीरियो आइसोमर के अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमर होगा। सही है, इनैंशियोमर्स होगा। ज्योमेट्रिक आइसोमर के अंदर सिस ट्रांस क्या होते हैं, फिर जो अपना जो इनैंशियोमर्स होगा उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों D कॉन्फ़िगरेशन, L कॉन्फ़िगरेशन। समझ रहे हो? तो बहुत सारी बातें बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। सही है, लेक्चर ध्यान से देखेंगे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को एंड तक देखेंगे। शुरू करते बच्चों आज के इस लेक्चर को। दिस इज लेक्चर नंबर 6। 5 लेक्चर इसके पहले आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है बायोलॉजी केमिस्ट्री में, तो आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर आप आकर अपने बातें, अपने डाउट्स मुझ तक पहुंचा सकते हो। चलेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर की, जहां पे हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों EAN रूल, और आइसोमर्स की भी बातें हम लोग करने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, चलेगा। सो आ जाओ, शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसे ही हम शॉर्ट फॉर्म में, इसे ही बच्चों हम शॉर्ट फॉर्म में EAN कहते हैं। ठीक है, और EAN का एक रूल भी है, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। सुनिए, देखो, जब साइंटिस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में स्टडी कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी कर रहे थे, नॉट नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि यार कौन सा कंपाउंड स्टेबल होगा और कौन सा कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। भाई इसके बारे में तो बात करना पड़ेगा ना, कि कौन सा कंपाउंड बच्चों स्टेबिलिटी दिखाएगा, स्टेबिलिटी फैक्टर दिखाएगा, और कौन सा कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। इसके लिए भी कुछ रूल्स होंगे। कोई कंपाउंड कोई सर्टेन क्राइटेरिया फॉलो करेगा, समझ में आई बात? कोई जो कंपाउंड्स हैं दैट फॉलो सर्टेन क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया वो फॉलो करेगा। अगर वो मतलब मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, अगर वो सर्टेन क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि हाँ भाई ये कंपाउंड स्टेबल है। कोई कंपाउंड कुछ सर्टेन क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है, तो मैं क्या कहूंगा बच्चों कि वो अनस्टेबल है। वो कंपाउंड क्या है? अनस्टेबल है। समझ में आई बात? तो उसी चीज के लिए बच्चों स्टेबिलिटी फैक्टर बताने के लिए एक रूल आया, जिसे हम लोग कहते हैं EAN रूल, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। नाउ इस रूल के अंदर हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेंट्रल मेटल के आसपास में कितने हैं। समझा मैंने क्या बोला? जैसे मान लो आपका कोई एक सेंट्रल मेटल है,
फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेंट्रल मेटल और इसके आसपास बच्चों लिगेंड्स अटैच है। यहाँ पे एक लिगेंड है, मान लो दूसरा लिगेंड है, मान लो तीसरा लिगेंड है, मान लो चौथा लिगेंड है। अब वैरी कर सकता है बच्चों कि ये लिगेंड मोनोडेंटेड हो सकता है, ये लिगेंड बाइडेंटेड हो सकता है, ये लिगेंड हेक्साडेंटेड हो सकता है। जैसे ईडीटी होता है ना, ईडीटी इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड, 4 तरीके से अटैक करता है वो, सही है। तो वैरी कर सकता है बच्चों। तो उसके हिसाब से ये जो लिगेंड्स होंगे ना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। ये क्या डोनेट करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन का पेयर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, पेयर यहां पे आएगा, सही है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। अगर ये मोनोडेंटेड लिगेंड है तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है तो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये डोनेट करेगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहला टास्क ये है कि इस मेटल के अराउंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दैट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट। सबसे पहले हमें यह फाइंड करना पड़ेगा कि क्या इसके अराउंड कितने नंबर ऑफ क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। सही बात है। जब आप ये फाइंड कर लो, इसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन बिल्कुल ही मत लो। हम लोग अभी सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लोगे, मान लो आपको कोई वैल्यू मिली x, ठीक है, ये x वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस मेटल के आसपास लगे होंगे। फिर हम उसे कंपेयर करेंगे बच्चों नियरेस्ट नोबल गैस से। नोबल का स्पेलिंग गलत हो गया, नोबल गैस से बच्चों हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। नोबल गैस आप लोगों को पता है ना, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, आर्गॉन हो गया, दीज आर द नोबल गैसेस। सही बात है। तो मान लो बच्चों यहाँ पे जो आपका मेटल है, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बच्चों आपका Fe मेटल है, ठीक है। मान लो बच्चों यहाँ पे आपका कौन सा मेटल है? Fe मेटल है। तो Fe मेटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करे या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाए कि वो एक नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करे। हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो भी कंपाउंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है वो स्टेबल होता है। तो इन्होंने भी यही कहा बच्चों कि जो भी आपका मेटल इतने इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर कर ले जिससे वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटायर करे, समझ रहे हो, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाए, ऐसे कंपाउंड को, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे? स्टेबल। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे बच्चों? स्टेबल कहेंगे। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे बच्चों? स्टेबल कहेंगे। ये है बच्चों आपका EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। समझ में आई बात? तो ये रूल हमको ये समझाता है, हाँ, ये रूल हमको ये बताता है कि आपका कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, कौन सा कंपाउंड स्टेबल नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे जो नंबर आया वो इसके सिमिलर ना हो, मान लो नियरेस्ट नोबल गैस के सिमिलर ना हो, तो मैं कहूँगा भैया वो अनस्टेबल है। पर स्टेबल हो, मान लो यहाँ पे नंबर आ गया 36, ठीक है, और आपका जो क्रिप्टॉन होता है वो भी 36 होता है, क्रिप्टॉन जो होता है वो भी 36 होता है। मान लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये ले रहा है 36 ले रहा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास 36 है, मेटल का मिला के, मेटल की भी मिला के, क्योंकि बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना हम लोग, बॉन्ड में मेटल भी तो अपना योगदान देगा। तो इन दिस सिचुएशन हम लोग कहेंगे कि भैया इसका जो एटॉमिक नंबर है वो नोबल गैस के बराबर हो गया है। तो मैं कहूंगा कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। ये कहता है बच्चों आपका EAN रूल। समझ में आई बात? ये कहता है आपका EAN रूल। क्या मैं क्लियर हूं? मुझे बताओ। वैसे तुम लोग लाइव तो नहीं हो कि मुझे बता सको, कोई बात नहीं, ठीक है, कमेंट में बता देना। मेरे हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है बच्चों कि आखिरकार EAN रूल होता क्या है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों कि आखिरकार ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कैसे करेंगे भाई। मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है, मान लो एक कंपाउंड लेते हैं अपन, K4FeCN6, ऐसा कोई कंपाउंड है, और मुझे बोल दिया कि चलो बताओ बच्चों कि क्या ये कंपाउंड स्टेबल है, क्या ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है। तो मैंने आपको यही बताया ना कि स्टेबल है या स्टेबल नहीं है। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? उसके लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स बियर कर रहा है।
तब जब आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, देन आप जजमेंट दे सकते हो ना कि हाँ भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, तो इसका मतलब ये इस वाले नोबल गैस से सिमिलर है, तो मतलब ये कंपाउंड स्टेबल होगा। अच्छा, ये किसी से सिमिलर नहीं है, ये कंपाउंड अनस्टेबल है। जजमेंट कब दोगे? जब आपको ये पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। सही बात है, ठीक है। तो अब हमारा ये स्टेप होगा बच्चों। अब हम सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। डेफिनेशन लिखवाता हूं मैं। देन हमारा अगला स्टेप यही होगा कि हाउ विल यू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी लिखा हुआ है, जो भी अगर आपको कुछ इसका स्क्रीनशॉट लेना है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, हैव यू डन? ठीक है, ठीक है। तो बच्चों मैं इसको मिटाना चाहता हूं क्योंकि मैं यहां पे आपको कुछ, वैसे तो ये सब स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाया है। ओके, सो क्या होता है बच्चों EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? सर, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present around the central metal atom in a coordinate complex is known as EAN। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? EAN, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और अगर ये फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो पूरे, अगर आप थ्योरी की बात करो तो वो आपका रूल कहलाता है कि भाई EAN रूल क्या है कि हाँ भाई इतना इतना नंबर है, क्या ये नंबर जो नियर बाय कोई भी नोबल गैस से सिमिलर है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आपका EAN फॉलो करेगा, अगर नहीं है तो आपका कंपाउंड अनस्टेबल होगा। समझ में आई बात? सो दिस इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन से हमको बहुत सारी चीजें बच्चों समझ में आती हैं। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? देखो, जो मैंने आपको बताया वही लिखवा है, ज्यादा कुछ अलग नहीं लिखवा है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों? प्रेजेंट है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इन अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। किसी भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल के आसपास, उसी को हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब हम ये पता करते हैं बच्चों, अब हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूलाज जानते हैं कि हाउ विल यू कैलकुलेट दिस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो? सही बात है। तो EAN का फॉर्मूला सुनो, EAN का फॉर्मूला सुनो बच्चों, बड़ा आसान फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है बच्चों, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। सो एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो बच्चों, इसको एक ब्रैकेट में, बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ठीक है। ब्रैकेट कंप्लीट, यहां लगाओ प्लस का साइन, फिर आएगा बच्चों 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है बात। अच्छा, इसको, ये जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं X से, और इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं Y से। इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं Y से, अपना कोऑर्डिनेशन नंबर को मैं Y से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं बच्चों, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल को मैं किससे रिप्रेजेंट करना चाहता हूं? आपके X से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब आप टेक्स्ट बुक में बोलोगे सर टेक्स्ट बुक में तो बहुत अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, नहीं,
सेम फॉर्मूला दिया हुआ है पर टेक्स्ट बुक में उसे अलग तरीके से लिखा हुआ है। आप उन तरीकों को फॉलो करोगे तो शायद आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है चीज़ों को सॉल्व करने में, ठीक है। पर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आप ये फॉर्मूला भी फॉलो करते हो, इफ यू फॉलो दिस फॉर्मूला, तो भी आपका आंसर सही ही आएगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये भी एक्यूरेट फॉर्मूला है, सही फॉर्मूला है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके ऊपर और भी बातें होगी। लिया बच्चों? डन, ओके। सो बच्चों, ये है फॉर्मूला जहां पे मैंने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल का एटॉमिक नंबर वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे किससे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। अब आप मेरे को बात बताओ, लास्ट लेक्चर जिन्होंने देखा है IUPAC नोमेनक्लेचर का, वहां पे जब मैं एग्जांपल सॉल्व करवा रहा था तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया, सही बात है। उसके पहले भी जो लेक्चर्स है जहां पे मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखाया है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया है, बड़ी सारी चीजें मैंने आप लोग को ऑलरेडी छोटी छोटी चीजें पहले से ही सिखा रखी है, सही बात है। तो मैं वापस तो नहीं सिखाने वाला। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वाले लेक्चर्स देखिए, बहुत आसान है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर निकालना या कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, सही बात है, ठीक है, सही बात है, ओके। अब जरा मैं बात करूं बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर की, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सही बात है, Y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालोगे भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ लिगेंड अरे डाइजेशन क्यों लिख रहा हूं मैं? लिगेंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइप ऑफ डेंटेशन। अब आपको इसका मतलब नहीं समझा होगा, मुझे पता है, आई नो आपको नहीं समझा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूं आप लोग को। देखो, मान लो CN प्रेजेंट है, ठीक है, साइनाइड प्रेजेंट है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, मान लो यहाँ पे मेटल होगा, X कुछ भी होगा, पर आपका जो लिगेंड है वो CN प्रेजेंट है और ये 6 प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है बच्चों? 6 प्रेजेंट है, या कितना भी मान लो, मैं एक नंबर ले लिया, 6 प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ इन दिस सिचुएशन आपको अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? CN से रिप्रेजेंट करूं चलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको निकालना है तो मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ लिगेंड, कितने नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है और उनकी किस टाइप की डेंटेशन है, मतलब वो कितने डेंटेड है, क्या वो मोनोडेंटेड है, क्या वो बाइडेंटेड है, क्या वो हेक्साडेंटेड है, कितने टाइप ऑफ डेंटेशन उनकी है। बस आपको उससे मल्टीप्लाई करना है, बस आपको क्या करना है बच्चों? उससे मल्टीप्लाई करना है। EDTA की 6 डेंटेशन होती है, मैंने पहले 4 बोल दी थी गलती से, कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। तो बच्चों सबसे पहले बात करें इसकी, तो यहाँ पे बच्चों कितने नंबर ऑफ लिगेंड है? 6 नंबर ऑफ लिगेंड है, सही बात है। जो CN है उसकी डेंटेशन कितनी होती है, मतलब CN मोनोडेंटेड है, क्या CN बाइडेंटेड है, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर से वो अटैक करता है? तो सिर्फ एक ही नंबर ऑफ लोन पेयर से अटैक करता है बच्चों, तो इसका डेंटेशन 1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा? 6। मान लो कोई ऐसा एग्जांपल है, X आपका मेटल है, यहाँ पे EN दिया हुआ है, ठीक है, और मान लो EN4 दिया हुआ है या फिर EN2 दिया हुआ, कुछ भी है, मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इन दिस सिचुएशन आप क्या करोगे? आपको फाइंड करना है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड। कितने नंबर ऑफ लिगेंड है बच्चों? 4 नंबर ऑफ लिगेंड है। कितने नंबर ऑफ लिगेंड है? 4 है। और इसका डेंटेशन क्या होता है? जो आपका इथिलीन डायमाइन है वो क्या है? वो बाइडेंटेड लिगेंड है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा बच्चों? 8। समझ रहे हो? ठीक है। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे और इनकी बातें पहले ही हो रखी है। सो दिस इज नथिंग बट योर फॉर्मूला। ये आपका बच्चों पूरा का पूरा फॉर्मूला है, सही बात है। इसी फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जाता है, देखो शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखा जाए तो इसी फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जाता है, EAN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वे टू राइट द फॉर्मूला। जहां पे आपका Z क्या है? इट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। X क्या है? इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। CN क्या है? इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट कंपाउंड।
समझ में, दैट कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर वो आपको Cn बताता है। समझ में आई बात? ओके। अब देखो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपको जो आपको एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके एग्जाम पेपर में रहेगा। ठीक है, आपका जो एग्जाम पेपर आएगा, क्वेश्चन अगर वहां पे आया कि इसका EN नंबर, EN फाइंड करो, ठीक है, EN फॉर्मूले से इसका नंबर फाइंड करो, EN नंबर क्या है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब 95% ऑफ केसेस में आपको वहां पर एटॉमिक नंबर दिया जाएगा, ऑलरेडी उसका दिया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी दिया जाए तो कुछ एटम्स के एटॉमिक नंबर आपको पता होने चाहिए। सही बात है, तो कुछ के एटॉमिक नंबर हम लिख लेते हैं, आ जाओ। जैसे मान लो 3D ऑर्बिटल है, जो 3D जो अपना पीरियड है, ठीक है, उसके ऑर्बिटल, एक सेकंड, 3D ऑर्बिटल इज इट राइट? आई गेस SI नहीं है, आई गेस जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक। कोई घाई नहीं है बच्चों, अच्छे से पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, SC है, सॉरी, स्कैंडियम है ना, भूल जाते हैं कभी कभी, 1 2, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, ये हम लोग मिनिमोनिक से भी याद करते हैं, बड़ा ही आसान है ना, इसको हम लोग याद करना बड़ा ही आसान है। कैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं बच्चों? साइंस टीचर वेरी क्रूर मैन, फ्री कोचिंग नेवर कजन। साइंस टीचर इतना है क्रूर है, साइंस टीचर जो है हमारा, ठीक है, यानी मैं इतना क्रूर है कि वो अपने कजन को भी फ्री में कोचिंग नहीं पढ़ाता। सही है, तो ऐसा नहीं है कुछ भी। साइंस टीचर वेरी क्रूर मैन, फ्री कोचिंग नेवर कजन। इसका नंबर आपको याद होना चाहिए, कंफर्म इतना तो याद कर लो, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर बहुत आसान है, इसका होता है 21, और अगर ये याद हो गया तो बाकी सब इजी है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ओके, ठीक है, तो इतने कम से कम याद करके रखो बच्चों, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। बाकी एल्यूमिनियम तो याद ही रहता है बच्चों को, एल्यूमिनियम पोटेशियम तो याद ही रहता है, वो तो ईजी है, ठीक है, पर बच्चे इसमें अटक जाते हैं। तो याद कर लो, साइंस टीचर वेरी क्रूर मैन, फ्री कोचिंग नेवर कजन, ये हम लोग पढ़ते थे बचपन में। इसका 21 होता है, उसके बाद सिंपल हो जाता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 और 30, 28, 29, 30। सही है। अगर आपको बाय चांस, मैंने आपको इस कंडीशन इसीलिए बताया है कि बाय चांस अगर आप लोग को एग्जाम में एटॉमिक नंबर नहीं दिया गया, और पता नहीं अगर टीचर को लगा कि बच्चे तो बहुत स्मार्ट है, उनको आता होगा, तो इन दैट सिचुएशन आपको आता हो, बच्चों, कोबाल्ट निकल, ये सब निकालने आपको आते हो, ठीक है, चलेगा। सो कैन वी सॉल्व एन एग्जाम्पल? क्या हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, अब तो हम तैयार हो गए हैं बच्चों, अब तो हम तैयार हो गए। चलो, शुरू में मैंने क्वेश्चन लिया था, वही एग्जाम्पल लेते। K4 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार ये वाला जो एग्जाम है, एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में आया गया। या तो ये इस फॉर्म में आता है, या फिर ये इस फॉर्म में आता है, FeCN6-4, सेम ही है। देखो यहाँ पे K4 लग गया ना, प्लस पॉजिटिव चार्ज का, और यहाँ पे -4 लग गया, सेम ही है, ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? देखो आपके पास Fe है, Fe का एटॉमिक नंबर आपको पता है, ठीक है। फिर आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर। यू हैव टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, यू हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद आप बता सकते हो बच्चों कि टोटल एटॉमिक नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस कंपाउंड में। तो लेट मी सॉल्व। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर। लेट मी फाइंड, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड होगा बताओ? यहां पे देखो K4 FeCN6, सही है। लास्ट वाला जो लेक्चर जो बच्चे ने देखा है उस बच्चे को आता हो। ये आ जाएगा बच्चों आपका 4 इंटू कितना होता है बच्चों? K आपका पोटेशियम है तो इसका आएगा +1, सही है। फिर +X क्योंकि इसका आपको निकालना है, ये आपका 6 और
Cn कितना होता है -1 इज इक्वल टू 0। सही है। कैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे जाएगा प्लस में, ये यहाँ पे जाएगा माइनस में। सो x इज इक्वल टू +2। अगर आप करोगे तो यही आंसर आएगा, x इज इक्वल टू +2 आंसर आएगा अगर आप सॉल्व करोगे तो ढंग से। देखो कुछ नहीं, अगर आपको नहीं समझा होगा तो देखो ये -6 है ना, ये -6 यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा +6। ये +4 है, यहाँ पे आ जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों -4। तो 6 - 4 +2। ओके, अगर आप इस तरीकों को भी सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा। अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। कैसे देखो, इफ यू हैव एनी डाउट, मैं इसको मिटा दूं, बताओ मेरे को, मैं इसको मिटा दूं, मेरे को इस तरीके इसको सॉल्व करना है तो भी +2 ही आएगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। क्या मैं मिटा दूं? ओके ओके, इन दिस सिचुएशन आपको इसको हटाना है और यहां पर सिर्फ क्या डालना है बच्चों -4। क्या हो जाएगा देखो, ये आपका है x प्लस 6 इंटू -1, क्योंकि आपका Cn क्या होता है -1 चार्ज होता है, ये वाला लास्ट वीडियो में बात किया। और ये ओवरऑल चार्ज क्या हो गया बच्चों -4। सो x - 6 इज इक्वल टू -4। सो x इज इक्वल टू -4 + 6। सो x इज इक्वल टू +2। सेम आंसर आएगा बच्चों, चाहे आपको ये क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपको ये क्वेश्चन आ जाए। जो एग्जामिनर है वो थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चंस देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। यहाँ पे जो ओवरऑल चार्ज है वो 0 है, यहाँ पे जो ओवरऑल चार्ज है वो -4 है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ फॉर्मूला लिखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, फॉर्मूला क्या है, EAN इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है बच्चों, Z यानी आपका एटॉमिक नंबर। कितना है एटॉमिक नंबर 26 माइनस x मतलब क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला बच्चों आपका 2 मिला है, सही है 2 मिला है, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो ये आपका लिगेंड है, 6 मतलब आपके नंबर ऑफ लिगेंड, और Cn जो होता है बच्चों वो मोनोडेंटेड होता है। तो 6 इंटू 1 क्या होगा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 6। सही बात है। अब आ जाओ इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 12, सही है, कितना हो जाएगा 36। तो 36 इज द EAN वैल्यू। 36 क्या है बच्चों इसका EAN वैल्यू, मतलब 36 अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, इस वाले कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। और 36 किसका एटॉमिक नंबर होता है, क्या आपको पता है? आई गेस किसका होता है, याद करो, नोबल गैस को याद करो, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। यस, क्रिप्टॉन का होता है, सही है ना, चेक कर लेना एक बार, ठीक, हो जाती है कभी कभी। तो क्रिप्टॉन का मेरे हिसाब से एटॉमिक जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 36 होता है, दैट्स वाई क्रिप्टॉन ही होगा ना। क्रिप्टॉन ही होगा, लेट मी चेक। कोई बात नहीं, चीजें सही पढ़ेंगे। क्रिप्टॉन बराबर। चले आगे, समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? ओके, समझ में आ गया। आगे चले, एक और एग्जांपल ले, बताओ एक और एग्जांपल ले। एक और एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ। बहुत सारे एग्जांपल्स है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, इन्हीं तरीके से। स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने, नहीं लिया तो पीछे जाके ले लेना बच्चों, में साइड में हुआ था, मैं स्क्रीनशॉट के लिए साइड में हुआ था। ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में, अगर EAN के ऊपर क्वेश्चन आया तो, ठीक है। एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 क्या ले हम लोग, चलो बताओ। CuNH3 कितना लेते हैं, NH3 3 टाइम्स -2। ऐसा कोई एग्जांपल है तो ले सकते हैं। यस, 4 लेना पड़ेगा, सॉरी, ये कंपाउंड नॉट स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे आएगा NH3 4 टाइम्स एंड दिस विल बी -2। ओके, ये एग्जांपल मैंने आपके टेक्स्ट बुक से लिया है। ओके, ये वायर फंस जाता है कभी कभी। चलो, क्या फाइंड करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग को निकालना है बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर निकालना।
सो ये आ गया Cu, ये आ गया NH3, ये आ गया 4 टाइम्स और ये आ गया -2। ठीक है, ये आ गया आपका -2। नाउ इन दिस सिचुएशन आपका ये क्या होगा x, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स NH3 क्या होगा बच्चों, NH3 इज 0, सही है। जो अमोनिया होता है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, 0, ठीक है, 0 इज इक्वल टू -2। सो x इज इक्वल टू -2। x के ऊपर कितना चार्ज है बच्चों, -2 का चार्ज है। एम आई राइट, यस आई एम राइट। x के ऊपर कितना चार्ज है बच्चों, -2। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या डालोगे, सबसे पहले आप डालोगे बच्चों इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 29, माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, सही बात है। फिर प्लस में क्या होगा, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कितना होता है बच्चों इसका, इट इज सिंगल डेंटेड, सो 4 इंटू 2 1, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, सही बात है। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 31 प्लस 4 2 जा 8, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 39। तो अब आप लोग बताओ क्या ये स्टेबल है, आप लोग बताओ बच्चों क्या ये कंपाउंड स्टेबल है, इट इज एक सेकेंड, क्वेश्चन गलत हो गया, टेक्स्ट बुक से मैंने क्वेश्चन गलत ले लिया। यहाँ पे ये प्लस है बच्चों, आई एम रियली सॉरी, टेक्स्ट बुक में यहाँ पे प्लस था, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे भी प्लस आएगा, थोड़ी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं। यहाँ पे -2, तो ये हो जाएगा आपका 27 प्लस 8, कितना हो जाएगा 27 प्लस 8, 35, सही है, यस। सो टेल मी, आप लोग बताओ बच्चों क्या ये कंपाउंड स्टेबल होगा या नहीं होगा। ऐसे ही आपको बच्चों EAN नंबर फाइंड करना है, मेरी जैसी गलतियां मत करना, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। सर समझ में आई बात, यहाँ पे प्लस है, ओके चलेगा। सो ये है बच्चों आपका EAN रूल, जो हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है बच्चों कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल होगा और कौन सा कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। इसी रूल को हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी कहते हैं, इसी रूल को हम कभी कभी 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी कहते हैं, ठीक है। इसी रूल को हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी कहते हैं। जब आप आगे चल के फ्यूचर स्टडीज करोगे केमिस्ट्री के अंदर, अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है। और भी बहुत सारे रूल्स है स्टेबिलिटी बताने के लिए, बट दिस इज वन ऑफ द प्रिमिटिव रूल जहां पे हम लोग समझ पाए थे बच्चों कि आखिरकार कौन सा कंपाउंड क्या कहलाता है, ठीक है, चलेगा। स्क्रीनशॉट ले लें, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम लोग आइसोमर शुरू करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट आइसोमर। चलेगा, चालू करें बच्चों, चालू करें। ये हो गया है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूलेस को भी आप यूज कर सकते हो स्टडी के लिए। चले आगे बढ़ते हैं। चले, ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आइसोमर। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा आइसोमर। देखो आपके बुक में छोटा सा टेबल दिया हुआ है, उन टेबल के थ्रू हमको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, ओके बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पर मैं आपको समझाऊंगा बच्चों कि आखिरकार आइसोमर क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है, फिर उनके भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट हम लोग को स्टडी करने हैं। आज की क्लास में मुझे नहीं लगता बहुत सारे पार्ट स्टडी हो पाएंगे, पर मैं आपको कुछ आइडिया जरूर से दूंगा बच्चों आइसोमर के बारे में कि आखिरकार आइसोमर्स होते क्या हैं। इनको आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी स्टडी किया होगा, अगर आपको याद हो तो इनएंशियोमर्स स्टडी किया होगा। इनएंशियोमर्स में प्लेन पोलराइज लाइट, एक कायरल कंपाउंड होता है, उसके ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट फाइंड जो जाती है अगर उस कंपाउंड के अंदर से, तो वो उस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट साइड शिफ्ट कर देती है या तो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देती है,
डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, इनकी बातें हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूर से कर रखी है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखे हैं तो वहां पे आपने मुझसे पढ़ा है ये सब चीजें, ठीक है, ओके। अगर हम लोग बात करें बच्चों आइसोमर की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये कहता है बच्चों कि दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल्स बच्चों जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, समझ रहे हो, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जिनके अंदर टाइप्स ऑफ एटम सेम हो, टाइप्स ऑफ एटम सेम हो कि भाई सेम टाइप ऑफ एटम्स है, बट उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी ज्योमेट्री डिफरेंट होगी, भाई कोई अबव द प्लेन होगा, कोई बिलो द प्लेन होगा। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि इनका लिंकेज डिफरेंट होगा। जैसे मान लो कभी कार्बन, जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो आपका कोई ए कंपाउंड है, आपका ए बी से लिंक है, बी सी से लिंक है, सी डी से लिंक है, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई कंपाउंड है। और मैंने एक दूसरा कंपाउंड बनाया जिसके अंदर आपका ए जो है वो बी की जगह सी से लिंक है, फिर आपका जो सी है वो बी से लिंक है और बी आपका डी से लिंक है। तो अगर आप इन कंपाउंड्स के अंदर देखो तो एटम्स सेम है, अगर एटम सेम है तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, इनका मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, समझ में ये बात, मॉलिक्यूल सेम होंगे, एटम सेम होंगे, पर इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इनका लिंकेज डिफरेंट हो सकता है, प्रोबेबली इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकता है। मान लो ऐसे कोई कंपाउंड है जो एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, कंपाउंड सेम है, जो अबव द प्लेन है वो भी कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है, जो बिलो द प्लेन है वो भी सेम कंपाउंड है, अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर, अलग अलग यू कैन से मॉलिक्यूल्स के अंदर, पर उनका स्ट्रक्चर सेम है, स्पेशल अरेंजमेंट सेम है, समझ में ये बात। तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं बच्चों आइसोमर। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, आइसोमर। सो टू और मोर मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैविंग द सेम टाइप्स ऑफ एटम, बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन द स्ट्रक्चर, और यू कैन से इन द स्पेस। समझ में आई बात, समझ में आई बात बच्चों। तो इसका अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन जो मैंने अभी कहा वही चीज मैं आपको लिखवा देता हूं। क्या बोला मैंने, टू और मोर मॉलिक्यूल having सेम स्ट्रक्चरल नहीं भाई, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, और यू कैन से एटम, ठीक है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट या सेम टाइप ऑफ एटम है, बट हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट। ओह स्पेलिंग गलत हो गया है, हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई है, मुझे बताइए। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई है, क्या आपको ये डेफिनेशन समझ में है, मुझे बताओ। मेरे को लगता है मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है बच्चों, सही है, ठीक है। तो मैंने कहा दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल, दो या दो से ज्यादा, मिनिमम दो मॉलिक्यूल्स होंगे, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल्स है बच्चों, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनके अंदर टाइप्स ऑफ एलिमेंट सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट सेम है, या फिर उसे आप एटम कह लो, बट हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, उनके स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट है। एक एग्जांपल से समझते हैं, मुझे पता है आपको एग्जांपल देके समझाना पसंद है, ठीक है। तो मान लो बच्चों मेरे पास एक कंपाउंड है CH। वैसे देखो ये जो एग्जांपल में दे रहा हूं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया हुआ है, पर अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे हम लोग कॉम्प्लेक्स की बातें करेंगे। पर हम आइसोमर के अंदर कोई एग्जांपल हमको नहीं मिलता, हमको आगे चल के जो सिस पढ़ेंगे, ट्रांस पढ़ेंगे, उसके अंदर एग्जांपल मिलता है। मुझे आपको ये समझाना है कि आखिरकार आइसोमर होता क्या है, तो वो समझाने के लिए बस मैं ये एग्जांपल यूज कर रहा हूं। लेकिन कोई भी बच्चा एग्जाम में इस एग्जांपल को नहीं यूज करेगा, बिकॉज दिस एग्जांपल बिलोंग्स टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
और आप पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, ठीक है। CHOH, मान लो ये एक एग्जांपल है। क्या है ये बच्चों? दो कंपाउंड है कार्बन के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये इथाइल अल्कोहल, दिस इज नथिंग बट इथाइल अल्कोहल, क्योंकि यहां पे OH जुड़ा हुआ है। ओके, मैं एक और कंपाउंड बनाता हूं, CHHHOCHHH। ये क्या है? यहां पे दो कार्बन है। अच्छा, ये कार्बन लग नहीं रहा, रुकिए रुकिए, बना देंगे इसको। ये आपका ऐसा कंपाउंड, यहां पे CH3, यहां पे CH3, बीच में O, तो ROR क्या होता है? ईथर, सही है। तो दिस कंपाउंड इज नथिंग बट डाइमिथाइल ईथर। दिस कंपाउंड इज नथिंग बट डाइमिथाइल ईथर। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं बच्चों कि आखिरकार आइसोमर होते क्या है। अब अगर आप यहां पे देखो तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 2 कार्बन है। कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 2 कार्बन है। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6, सही है। कितना ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन यहां। कितना ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन यहां। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूं, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? C2, रुको, कलर चेंज होना चाहिए, यस। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? C2H6O, ये बनेगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? इसका भी क्या है? C2 है। H कितने हैं? H कितने हैं बच्चों? 6, और O कितना है? 1। तो अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर आप टाइप्स ऑफ एटम्स देखो, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स देखो, तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट भी सेम है भाई। इसके पास भी 2 कार्बन है, इसके पास भी 2 कार्बन है, इसके पास भी 6 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 6 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 ऑक्सीजन है, इसके पास भी 1 ऑक्सीजन है। पर क्या दोनों मॉलिक्यूल सेम है? मुझे बताओ, क्या दोनों मॉलिक्यूल्स सेम है? नहीं सेम है भाई। दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज ईथर। बच्चों ये अल्कोहल है और ये क्या है? ईथर है। तो दोनों का फंक्शन अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। भले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, भले इसके एटम सेम है, पर दोनों का फंक्शन बहुत ज्यादा डिफरेंट है। दोनों का फंक्शन बच्चों बहुत ज्यादा डिफरेंट है। व्हाई? बिकॉज दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस। अगर मैं स्पेस की बात करूं, इस जगह की बात करूं, तो इनका अरेंजमेंट डिफरेंट है, इनका लिंकेज डिफरेंट है। समझ में आई बात? सो दिस इज नथिंग बट आइसोमर। इसी को हम बच्चों क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं। ऐसे टाइप्स ऑफ कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? आइसोमर कहते हैं। आइसोमर 2 प्रकार के होंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग। आइसोमर बच्चों 2 प्रकार के हम पढ़ेंगे, 2 प्रकार के देखे जाएंगे। क्या है ये 2 प्रकार बच्चों? फटाफट देखें। एक होता है बच्चों आपका स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है पता है? स्टीरियो आइसोमर में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, चलो आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम टाइप्स ऑफ एटम, पर यहां पर लिंकेज भी सेम होती है। लिंकेज मतलब सेम एटम से बॉन्ड बनाएगा, सेम एटम से बॉन्ड बनाएगा, पर ज्योमेट्री डिफरेंट होती है। कोई अबव द प्लेन है, कोई बिलो द प्लेन है, कोई साइड में है, कोई अलग प्रेजेंट है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपके जो ज्योमेट्री है वो अलग होती है, मतलब आपकी जो ज्योमेट्री है वो डिफरेंट होती है, पर लिंकेज सेम होती है। सही बात है। दूसरा है बच्चों आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसी को ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर लिंकेज डिफरेंट होगी। जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिखाया था ना, कि मान लो आपका A B से जुड़ा हुआ है, B C से जुड़ा हुआ है, C आपका D से जुड़ा हुआ है। सही बात है। तो इसमें क्या होगा? मान लो एक ऐसा कंपाउंड है, तो दूसरे में क्या होगा? आपका A मान लो C से जुड़ गया, C आपका B से जुड़ गया, B आपका D से जुड़ गया। तो मतलब इसमें लिंकेज गलत, इसमें लिंकेज चेंज हो गई, इसमें लिंकेज डिफरेंट है पर ज्योमेट्री सेम है। मतलब देख रहे हो, सेम टाइप के कंपाउंड है, लिंकेज डिफरेंट है पर ज्योमेट्री सेम है। सही बात है। A आपका B से जुड़ा, ज्योमेट्री सेम है, सेम का टाइप का कंपाउंड है, पर लिंकेज डिफरेंट है। A आपका B से जुड़ा, पर यहाँ पे A आपका C से जुड़ा। क्या A आपका B से जुड़ रहेगा? नहीं, यहाँ पे आपकी ज्योमेट्री क्या होगी? चेंज होगी। पर इन टाइप ऑफ कंपाउंड में क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है बच्चों? देखो, मतलब मान लो आपका A है, A आपका जुड़ रहा है B से,
बी आपका जुड़ रहा है सी से, समझ रहे हो। और मान लो ये अबव द प्लेन, अबव द प्लेन समझते हो, मतलब मान लो ये एक प्लेन है और प्लेन के बाहर यहाँ पे प्रेजेंट है डी, प्लेन के बाहर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है डी, समझ रहे हो। लेकिन दूसरे कंपाउंड में क्या होगा, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और ये जो आपका सी है ये बिलो द प्लेन डी से जुड़ रहा है, मतलब ये पीछे साइड, समझ रहे हो। मतलब फॉर एन एग्जांपल ये आपका सी है, तो ये ऐसे जुड़ा हुआ है डी से, मतलब इस तरफ है प्लेन, ये आपका डी, मतलब ये आपका प्लेन है तो प्लेन से बाहर आ रहा है आपका डी, समझ रहे हो। और जो आपका ये वाला डी है ये इस तरफ लगा हुआ, मतलब ये प्लेन के पीछे जा रहा है। ये आपका नॉर्मल प्लेन है ए बी सी, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये एक ही प्लेन पे थे, पर जो डी है वो बाहर चला गया। तो मतलब ज्योमेट्री सेम हो गई, पर यहाँ पे लिंकेज सेम है, सॉरी ज्योमेट्री डिफरेंट हो गया, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो डिफरेंट हो गई यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो, पर लिंकेज सेम है। लिंकेज जो है बच्चों वो क्या है, सेम है। कैसे सेम है, कैसे सेम है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपका ए बी से ही लिंक हो रहा है, बी आपका सी से ही लिंक हो रहा है, बी आपका सी से ही लिंक हो रहा है, सी आपका डी से ही लिंक हो रहा है, सी आपका डी से ही लिंक हो रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लिंकेज सेम है, सेम टाइप ऑफ कंपाउंड, सेम टाइप ऑफ कंपाउंड के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, पर वो बॉन्ड डिफरेंट ज्योमेट्री में हो सकता है। कोई अबव द प्लेन है, कोई बिलो द प्लेन है, कोई ऑन द प्लेन है। यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्री सेम है, सारे के सारे प्लेन में ही है, सारे के सारे प्लेन में ही है, पर यहाँ पे लिंकेज चेंज हो गई। ये देखो, ये ए बी के साथ मिल गया, बी सी के साथ मिल गया, सी डी के साथ मिल गया इस कंपाउंड में, पर दूसरे कंपाउंड में क्या है, देखो ए सी के साथ मिल गया, मतलब यहाँ पे लिंकेज टूट गई, ए और सी का नया लिंकेज बन गया, समझ रहे हो। सो दिस इज द जनरल डिफरेंस। इसके आगे हम लोग बच्चों डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों कि आखिरकार इसका डेफिनेशन क्या है। इसके भी और बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, करेंगे बात उसके बारे में भी, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर, इसके भी डेफिनेशन है, इसका भी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ, ठीक है। पर अभी के लिए बच्चों इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो अगले वाले क्लास में हम लोग स्टीरियो आइसोमर को डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके अंदर डायस्टीरियोमर और इनएंशियोमर को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग, इसके अंदर टोटल 4 टाइप है, उसको भी स्टडी करेंगे, ठीक है। सो आई होप ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं, पढ़ाई हैं, बढ़ाई हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है बच्चों, तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों तक, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सारे दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा देना। मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से ऐसे ही और वीडियो में, जहां पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।